हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 28 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूं कि इस करंट अफेयर्स वीडियो का डिटेल PDF जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज़ रात में 12 बजे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की, तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 27 जनवरी को किस स्थान पर एम्स का शिलान्यास किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि मदुरई में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी को मदुरई में एम्स का शिलान्यास किया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एम्स बनाया जा रहा है इसकी जो कीमत होगी करीब जो है 1600 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल में ये बताया गया है और आपको पता होना चाहिए कि ये तो जो एम्स है इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो इसकी स्थापना की जाएगी तमिलनाडु के मदुरई में। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। जिले हैं यहाँ पर 33। राजभाषा है तमिल। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस विजया कमलेश ताहिर रमणी जो है मुख्य न्यायाधीश हैं तमिलनाडु की। इसी तरीके से सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 235 सीटें, राज्यसभा के लिए 18 सीटें और लोकसभा के लिए 39 सीटें हैं तमिलनाडु से। साक्षरता दर यहाँ पर है 80.33% और लिंगानुपात है 996। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं तमिलनाडु के बारे में ये सभी पॉइंट। साथ ही साथ तमिलनाडु की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगती है यह आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु जो है वो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 29 जनवरी को वस्त्र मंत्रालय द्वारा तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि मुंबई में। 29 जनवरी को वस्त्र मंत्रालय द्वारा तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया जाना है और इसकी जो अध्यक्षता करेंगी वो करेंगी केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ से। बेसिकली तकनीकी वस्त्रों के अंतर्गत वे कपड़े या उत्पाद शामिल हैं जो मुख्य रूप से सौंदर्य और सजावटी विशेष के अलावा बेहतर तकनीकी के उपयोग से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो जो मॉडर्न जो कपड़े बन रहे हैं उनके ऊपर जो है किस तरीके से जो मतलब कह सकते हैं कि जो कपड़ों के निर्माण में तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है उन सभी के बारे में जो है इस राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। ठीक है, 29 जनवरी को होना है इसको महाराष्ट्र मुंबई में। इसके अलावा महाराष्ट्र की हम बात करते हैं क्योंकि मुंबई में आयोजन होना है इसका वस्त्र सम्मेलन का। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जैसे कि सभी को पता है राजधानी कहाँ पर है, मुंबई में है। और गठन कब हुआ था इसका? 1 मई 1960 को हुआ था। जिले हैं महाराष्ट्र में 36। राज्यपाल की बात करें तो C विद्यासागर राव महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश हैं NH पाटिल। और सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा के लिए 19 सीटें, लोकसभा के लिए 48, विधानसभा के लिए 288 और विधान परिषद के लिए 78 सीटें हैं महाराष्ट्र से। साक्षरता दर है यहाँ पर 82.34% और लिंगानुपात है 929। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा। अब आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये भी होती है कि आपको महाराष्ट्र की सीमाएं कितने राज्यों की सीमा से लगी होती है ये बताना होता है। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है जिनकी सीमाएं की महाराष्ट्र की सीमा को टच कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि निम्न में से किस एयरलाइन ने विमानों में गांधी जी का लोगो लगाने का फैसला किया है? अभी भारत की एक एयरलाइन है जिसने कि गांधी जी की जो 150वें वर्ष हम ये मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। ठीक है, 150वां जयंती इनका गांधी जी का मना रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है लोगो लगाने का फैसला किया है अपने विमानों पर। तो कौन सी एयरलाइन ने किया ये हमें बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि एयर इंडिया ने। ठीक है, एयर इंडिया ने अपने सभी विमानों पर गांधी जी का मतलब कह सकते हैं जो तस्वीर होती है उसी का एक लोगो बनाया है और उसको लगाने का फैसला किया है। अभी फिलहाल में एयरबस A319 और A320 इन दो विमानों में जो है जो भी इन कैटेगरी में जो भी विमान शामिल हैं उनमें जो है फिलहाल में ये लोगो लगाए गए हैं और आने वाले टाइम में सभी विमानों पे जो भी एयर इंडिया के विमान होंगे उन सभी में ये लोगो लगाया जाएगा। ओके, तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ से। बस इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो लोगो है ये लगाया किसने है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि 27 जनवरी को किस सेटलर ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2019 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो 27 जनवरी को साइना नेहवाल ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2019 महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसको हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो इन्होंने स्पेन की 3 बार की जो विश्व चैंपियन थी कैरोलिना मारिन, इनको हराकर, बेसिकली इनको हराया तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कह सकते हैं इन दोनों के बीच में था ये। और कैरोलिना मारिन को जो मैच हो रहा था उसमें जो है इनको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने खेलने से मना कर दिया था। और उसके बाद साइना नेहवाल को इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जो है दे दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर इनको चोट नहीं लगती तो निश्चित तौर पे इनका जीतना जो है कहीं ना कहीं निश्चित था, क्योंकि ये जो है साइना नेहवाल से काफ़ी आगे चल रही थी। लेकिन मैच के बीच में ही जो है इनको चोट लग गई, जिसकी वजह से ये मैच से बाहर हो गई और साइना नेहवाल ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में बाजार में ऊँटनी का दूध बेचने की योजना बनाई है। ठीक है, ऊँटनी का दूध बेचने की योजना बनाई है एक भारत की जो प्रतिष्ठित दुग्ध कंपनी है उसने। तो हमें उस कंपनी का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि अमूल। ठीक है, अमूल दूध जो है वो अब ऊँटनी का दूध भी बेचेगा। फिलहाल में जो इसने ये योजना बनाई है, इससे पहले वैसे तो ये आइसक्रीम वगैरह बेच चुका है ऊँटनी के दूध से बनी हुई। ठीक है, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके बाद इसने ये कदम उठाया है। कुछ शहरों में, फिलहाल में गुजरात के कुछ शहरों में, जिसमें कि गांधीनगर है, अहमदाबाद है और कच्छ है, तो यहाँ पर जो है ये दूध बेचा जाएगा। इस दूध की कीमत कितनी है, 50 रुपये में आपको 500 ml का जो है एक बोतल मिलेगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ऊँटनी का दूध जो है काफ़ी कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद होता है और इसको पचाना भी बहुत आसान होता है। साथ ही साथ इसको अगर देखा जाए बीमारियों के हिसाब से, जो डायबिटीज़ जिनको होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। और फिलहाल में अभी जो है गांधीनगर, अहमदाबाद और कच्छ के बाज़ारों में ही ये दूध बेचा जाएगा। ठीक है, तो ऊँटनी का दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, 3 दिन से ज़्यादा इसको रखना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको। तो फिलहाल में इतनी जगह पर जो है अमूल दूध जो है ऊँटनी का दूध भी बेचेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य ऊर्जा बैंकिंग तंत्र यानी कि एनर्जी बैंकिंग मैकेनिज्म स्थापित करने हेतु सहमति बनी है। तो इसका सही आंसर है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में ऊर्जा बैंकिंग तंत्र यानी कि एनर्जी बैंकिंग मैकेनिज्म स्थापित करने की सहमति बनी है। ये क्या चीज़ है, तो बेसिकली है क्या कि मतलब जब किसी देश को थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर से हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ पर से हो सकता है क्लियर हो जाए। तो इस समझौते में होगा क्या कि मानसून के टाइम पे जो है नेपाल को बिजली की ज़रूरत कम होती है। ठीक है, बिजली की ज़रूरत कम होती है, मतलब जितना ये उत्पादन करता है उससे कम ज़रूरत होती है बिजली की नेपाल को। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि उन दिनों में भारत को बिजली सप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से सर्दियों में जो है ये बिजली का कह सकते हैं कि बिजली की ज़रूरत इसको ज़्यादा होती है, तो ये जो है भारत से बिजली ले सकता है। तो दोनों देशों के बीच में इस तरीके का मतलब कह सकते हैं समझौता हुआ है, एक दूसरे को जो है बिजली देंगे ये। ठीक है, जब मतलब इनके पास ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ से किसके साथ ये एनर्जी बैंकिंग मैकेनिज्म की जो है सहमति बनी है। तो आपको पता होना चाहिए भारत और नेपाल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 26 जनवरी को प्रसिद्ध संगीतकार माइकल लेग्रांड का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हमको बताना है कि वे किस देश के रहने वाले थे। तो माइकल लेग्रांड फ्रांस के रहने वाले थे और इन्हीं का निधन हो गया है 26 जनवरी को। ध्यान रखिएगा 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध संगीतकार थे माइकल ग्रांड, और बेसिकली इनकी प्रसिद्धि का आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 50 साल का इनका करियर था संगीत की दुनिया में, और इतनी टाइम में इनको 3 बार ऑस्कर सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहली बार 1969 में फिल्म थी द थॉमस क्राउन अफेयर, इसका एक गीत था द विंडमिल्स ऑफ योर माइंड, इसके लिए इनको अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 3 बार जो है इनको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और संगीत की दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम था, और इनका निधन हो गया है 86 वर्ष की आयु में 26 जनवरी को। ठीक है, तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। वैसे इनको 5 बार ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आप याद रखिएगा इस चीज़ को भी।
क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में निम्न में से किसे भारत रत्न हेतु नहीं चुना गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमको सिलेक्ट करना है कि भारत रत्न के लिए किसे नहीं चुना गया। तो इसका सही आंसर है श्यामला पंत को। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ABC, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को ही जो है भारत रत्न के लिए चुना गया है। ठीक है, बस याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि फरवरी 2019 में इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल यानी कि IHWF का आयोजन कितने शहरों में किया जाएगा। इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का आयोजन कितने जो है शहरों में किया जाएगा फरवरी 2019 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला यानी कि 37। ठीक है, याद रखिएगा 37 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। बेसिकली इसका जो आयोजन होने वाला है दूसरा संस्करण है ये हमें ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ इसका आयोजन, इस फेस्टिवल का आयोजन होगा 2 फरवरी से 28 फरवरी तक। ठीक है, यूनेस्को और सहपीडिया ये दोनों ही मिलकर जो है इसका आयोजन कर रहे हैं इस बार। तो बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो अहमदाबाद से शुरू होगा 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्न में से कौन सा वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2018 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला यानी कि नारी शक्ति। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नारी शक्ति जो हिंदी का वर्ड है इसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। काफ़ी ज़्यादा जो है जो नारी शक्ति शब्द है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा वर्ष 2018 में, और इसीलिए जो है इस शब्द को चुना गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में मीटू अभियान चला, और इसके मीटू अभियान के दरमियान जो है कई महिलाओं ने खुलकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लोगों के सामने बताया। तो उसके बाद से जो है सरकार ने भी कई पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें कि सरकार की तरफ से एक नारी शक्ति पुरस्कार की घोषणा की गई थी, और इसी वजह से जो है इस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इससे पहले की अगर बात करें वर्ष 2017 के लिए, तो आधार को चुना गया था। ठीक है, आधार को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था 2017 में, और इस बार चुना गया है 2018 के लिए नारी शक्ति को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि हाल ही में गायों की देखभाल करने वाली किस प्रसिद्ध जर्मन महिला को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक एरिना। ठीक है, फ्रेडरिक एरिना जर्मनी की रहने वाली हैं और इन्हीं को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। काफ़ी टाइम से ये भारत में रहकर गायों की सेवा कर रही हैं। तो इनका जो गौशाला है वो सुरभि गौसेवा निकेतन के नाम से इनका गौशाला है, रजिस्टर्ड गौशाला है। इसमें करीब 1200 गायें और बछड़े रहते हैं। ठीक है, तो 1200 गाय और बछड़े इनके पास हैं, और करीब 60 लोग जो है इसमें काम करते हैं, और जो भी इसमें पैसा खर्चा होता है करीब, जो अभी मीडिया की तरफ से जो मतलब कई लोग जब पद्मश्री मिला उसके बाद जब इनके पास गए तो उसमें से ये चीज़ सामने आई कि करीब 25 लाख रुपए जो है खर्चा होता है पर मंथ, और जो ये पैसा है ये जर्मनी से ही आता है। जो जर्मनी में फ्रेडरिक एरिना की जो प्रॉपर्टी है उससे जो किराया मिलता है उससे जो है यहाँ पर इस गौशाला को चलाया जाता है, और साथ ही साथ कुछ पैसा जो है दान के रूप में भी आता है। ठीक है, तो इनकी सेवा को देखते हुए जो है काफ़ी टाइम से मांग भी हो रही थी, और इनको फाइनली जो है पद्मश्री के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कल के कुछ प्रश्नों की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए कि 24 जनवरी को भारत ने चीन पर नज़र रखने के लिए निम्न में से किस स्थान पर अपना तीसरा एयरबेस का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, भारत ने चीन पर नज़र रखने के लिए अंडमान निकोबार में अपना तीसरा एयरबेस का उद्घाटन किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था आपके लिए, फलों का जो मीठा स्वाद होता है उसमें क्या कारण है कि फलों का स्वाद जो है मीठा होता है। तो सही आंसर क्या था, फ्रक्टोस। ठीक है, फ्रक्टोस की उपस्थिति के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ प्रश्नों की जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए ऑपरेशन ओलंपिक की शुरुआत कहाँ की गई। बताइए, इसका आंसर कल ही का क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि गणतंत्र दिवस समारोह में असम राइफल के महिला दस्ते का नेतृत्व किसने किया। इसका आंसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आंसर जरूर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि खट्टे दूध का कारण क्या है। दूध जब खट्टा हो जाता है तो किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।